ओके। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, डार्कनेस में एलडीआर की रेजिस्टेंस जो है बेटा, दैट विल बी हाई। तो अगर किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होगी तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगी। सो दिस विल आल्सो बी हाई। एंड व्हाट विल हैपन टू द करंट, करंट जो है वो अब आपके पास लो हो जाएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टोटल, तो आपके पास जो करंट है सर्किट का वो वो डिक्रीज करेगा। और अगर अच्छा, अब हमें देखते हैं V1, एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई है अब। तो अगर एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई है तो बेटा उसके क्रॉस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसके क्रॉस वोल्टेज भी उतने ज्यादा होंगे। सो इसकी V1 विल बी हाई और जो V2 है दैट विल बी लो। ओके, so this is what we have discussed. एक दफा I'll give you a quick recap of everything what we have discussed so far. ठीक है, जो LDR है it stands for a light dependent resistor. ठीक है, this is the symbol, one mark sometimes जो आपसे symbol भी पूछता है एग्जाम में। Resistance of an LDR is inversely proportional to the light intensity. Okay, we have a circuit जिसमें R1 है and LDR is in parallel with another resistor. हमने कैलकुलेशंस पहले की थी, हमें एलडीआर की रेजिस्टेंस पता है। आपने ये देखना है कि कौन से रेजिस्टर पैरेलल में है। एलडीआर एंड द 40 ओम रेजिस्टर दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 ओवर आर टी इक्वल्स टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर। we use the formula, we calculated the combined resistance, फिर हमने उसको 20 में ऐड किया ताकि टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस लाए। जब आपने टोटल करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला I is equals to V over R, total voltage divided by the total resistance, you'll get the total current। फिर जब आपने जिस रेजिस्टर की वोल्टेज निकालनी है उसमें से कितना करंट और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यू विल यूज दैट वैल्यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू वोल्टेज V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करके। हमने करंट निकाला, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता था, तो 40 ओम और एलडीआर को दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दोनों को डिफरेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट देयर करंट। और अभी लास्ट में अभी हमने बस ये देखा बेटा कि एक एलडीआर और एक फिक्स्ड रेजिस्टर सीरीज में है। ठीक है, तो अब हमने ये बना लिया। अब अगर आपको एग्जाम में भी कोई अगर आता है तो बेटा यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हमने वर्डिंग में ये सब वैल्यूज को इंक्लूड करना है। ब्राइटनेस में एलडीआर की रेजिस्टेंस लो, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस लो, करंट विल बी हाई, वोल्टेज अक्रॉस द एरिया विल बी लो, and the voltage across the other fixed resistor will be high। और नीचे वाला totally इसका vice versa। Okay, now let's just talk about the thermistor as well। ठीक है, so thermistor के लिए so we are going to क्या हुआ बेटा, thermistor। अच्छा, जो thermistor होता है, thermistor is basically a temperature dependent, ठीक है, resistor है। so temperature dependent resistor। ओके, अच्छा, अब वन मार्क का थर्मिस्टर का भी हमें पता होना चाहिए बेटा कि थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है। सो दिस इज द करेक्ट सिंबल फॉर अ थर्मिस्टर। ठीक है, आप ये भी बना सकते हो, मतलब ऊपर से करके ऐसे। ठीक है, अच्छा, मगर अगर आप लेट से अगर वो आपसे सिंबल पूछते हैं और अगर आप खाली बॉक्स दिखा देते हो और बिल्कुल एजेस पे या ये लाइन, तो ये आपका गलत है, यू विल नॉट गेट अ मार्क फॉर दैट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर
is inversely proportional to the temperature. Okay? तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जितना हाई होगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस उतनी लो होगी और वाइस वर्सा हो जाएगा. ठीक है, अब हम एक और सर्किट में इसी तरह पहले हम वर्ड्स भी कर लेते हैं, फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन, then we'll also talk about the potential divider circuit as well. ठीक है, and where can you use the potential divider circuit? Okay, so let's say we have a circuit. So we have this battery. आपके पास ये एक, so let's say ये एक थर्मिस्टर है. 1 मार्क का ऐसे आता है कि आपको थर्मिस्टर नहीं बना होगा, खाली सर्किट होगा और उसकी स्पेस दी होगी और कहेगा कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ थर्मिस्टर. ठीक है, तो ये अच्छा. अब आपके पास लेट्स से दिस इज द टोटल करंट आई that flows through the circuit. Total voltage is denoted with V. Voltage across the fixed resistor is V1 and the voltage across the thermistor is V2. So इसकी thermistor की resistance को मैं R2 से दूं. ठीक है? Okay. Now I'm just going to draw another table similar to the previous one. Okay? Temperature high and when the temperature is low. So what happens to the resistance of thermistor and what will happen to the total resistance of the circuit and what happens to the current I, V1 and V2. Okay? अच्छा, इसको जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर टेम्परेचर हाई है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? लो. और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी बेटा? वो भी लो होगी क्योंकि दोनों में से किसी एक की रेजिस्टेंस कम है तो ओवरऑल डिक्रीज. करंट क्या होगा? हाई, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ओनली इफ V इज कांस्टेंट. ठीक है, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तब. तो करंट हाई और ये दोनों सीरीज में है. अब आप मुझे ये बताओ थर्मिस्टर के क्रॉस कौन सा वोल्ट मीटर है? V2. तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है? लो. तो V2 क्या होना चाहिए? लो. नहीं, सीरीज में है ना, तो सीरीज में वोल्ट जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी वोल्टेज ज्यादा और पैरेलल में जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा उतना कम करंट. ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ पैरेलल में इनवर्स रिलेशन आ जाता है करंट और रेजिस्टेंस और सीरीज में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है. ठीक है, और V1 क्या होगा? अगर इसको कम वोल्टेज मिल रही है तो इसको ऑटोमेटिकली ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा. और अब नीचे वाला हमने फिल करना है. ठीक है, जितना टेम्परेचर लो होगा थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास उतनी हाई होगी. ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल आल्सो बी हाई. तो करंट क्या होगा? करंट लो हो जाएगा और अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज करेगी. तो V2 विल आल्सो बी हाई और V1 जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा. ठीक है, बाकी अगर ये एज अ क्वेश्चन के तौर पे आपको आता है बेटा तो आप जैसे सीरीज और पैरेलल के सर्किट को डील कर रहे होते हो यू हैव टू डील इट इन द सेम मैनर. ठीक है, अब मैं एक और चीज बताऊंगा अबाउट अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. ठीक है, let's just start with a potential divider circuit. Then we'll talk about मेरे नॉन ओमिक सब्सटेंस वाला जो डायोड है उसका ग्राफ हमारा बस रह गया था. We'll discuss that as well. ठीक है, okay. So now let's just मैं क्या करना था? Potential divider. So let's just do potential divider.
अच्छा, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब बेटा एक और होता है कि इट इज ऑल्सो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एज वेल। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज मैं बता दूं, अगर इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई है, या कोई इफ यू वांट कि मैं कोई कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूं अभी क्लास में, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर दो, तो मैं वहीं से देख के देन आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। ओके। तो पोटेंशियल डिवाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अच्छा, पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर इज बेसिकली दो रेजिस्टेंस जिन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसको हम पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स से we have an ammeter, we have two resistors, ठीक है। अब आपके पास ये एक R1 है एंड द अदर रेजिस्टर इज R2। ठीक है। दिस इज V1 and V2, and the total current in the circuit is I, and the total voltage is VT. Okay. Let's say, beta, if you directly want to find out the voltage across R1, so there's a formula for that, R1 over R1 plus R2 into VT टाइम्स VT। अगर आपने V2 निकालनी है तो R2 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स VT। तो ये एक फॉर्मूला है कि अगर दो रेजिस्टर्स, if they are directly connected in series with each other, and if you want to find out the voltage across one of the resistors, तो उसके लिए फॉर्मूला है R1 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स VT। और अगर मुझे दूसरे के लिए अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, V2 is equal to R2 over R1 plus R2 times VT। Now let's just more question as well. ताकि मेरी okay. So the question is, अब आपके पास बेटा ये एक सर्किट है, दिस इज एन एमीटर, ठीक है, and we have this resistor and the other one is this। ठीक है। लेट्स से R1 की वैल्यू है 30 ओम्स और इसकी है 40 ओम्स। इसके क्रॉस वोल्टमीटर V1 एंड इसके क्रॉस वोल्टमीटर इज V2। एक तो मेथड वही है जो हमने कल किया नॉर्मल में, कि आप टोटल रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकाल लो टोटल, फिर आप V इज इक्वल टू IR यूज कर लो एंड यू गेट द वैल्यूज। ठीक है। एक है अगर आपने लेट से डायरेक्टली V1 और V2 ही निकालना है, फाइंड V1 एंड V2, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हो। आपके पास जो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाती है, तो टोटल रेजिस्टेंस है, या दिस इज R1 एंड दिस इज बेसिकली R2। अब लेट्स से V1 निकालता हूं R1 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स VT, तो R1 की जगह आ जाएगा 30 और R1 प्लस R2 विल बी 30 प्लस 40 और टोटल वोल्टेज है 24। तो ये आएगा 30/70 इंटू 24, यूल गेट द V1। V1 तो निकल आया, अब V2 भी इसी तरह निकाल लो। आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहो, R2 प्लस R2 टाइम्स VT, तो R2 is 40 और टोटल रेजिस्टेंस विल बी अगेन 30 प्लस 40 टाइम्स VT। तो यहां से V2 आ जाएगा, VT की जगह आई शुड हैव रिटन 24, VT की जगह आ गया 24
और ये अगेन 40/70 इंटू 24 कर दो। और ये क्या क्या वैल्यूज आ रही है ऊपर का? इसकी वैल्यू आ रही है 10.28 वोल्ट्स, और नीचे वाले की वैल्यू आती है 13.71। ठीक है, 7 2 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 कर देता हूँ। हाँ, सो 13.72 वोल्ट्स। और अगर इन दोनों का जो सम है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। दिस इज जस्ट अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक है, सो ये आपके पास एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का हो गया। हाँ जी, ठीक है। अभी तक हमने एलडीआर, मिस्टर, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। अच्छा, एक चीज रह गई थी, मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि जो नॉन ओमिक सब्सटेंस है उसके बारे में। ठीक है, ओके। अब आपके पास नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या होता है? हमने ओमिक सब्सटेंस भी ओहम्स लॉ पढ़ा था। ओहम्स लॉ क्या होता था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता देता हूँ। अच्छा, अब हम आज देखते हैं क्या देखना, नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या होगा? non-ohmic substance होता है बेटा, please, if any one of you is having a confusion with anything, please just DM me। ठीक है, मैं आपको मतलब WhatsApp पे I'll read the message and I'll respond back to you on the call। अगर कोई चीज नहीं समझ आई है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Okay, now let's just talk about the non-ohmic substance। So the non-ohmic substance, नॉन ओमिक क्या होते हैं? ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस व्हिच डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ। द इलेक्ट्रॉनिक appliances that do not obey Ohm's law। ठीक है, what was Ohm's law? Ohm's law was कि voltage is directly proportional to the current provided the temperature is kept constant। Ohm's law क्या होता था? Ohm's law होता था voltage is directly proportional to current, ठीक है, temperature and resistance is constant। ठीक है, that was the Ohm's law। Non-ohmic substance are those that do not obey the Ohm's law, जिसमें voltage और current जो है they are not directly proportional to each other। और जो ohmic substances होते थे उसमें कल हमने देखा था बेटा कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, ये मतलब दिस इज एक्चुअली फॉर दी ओहम्स लॉ। ये सारी इंफॉर्मेशन है फॉर दी ओहम्स लॉ। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से होते हैं। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में बेटा वी हैव अ डायोड, वी हैव कैपेसिटर, वी हैव अ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प के बहुत क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, ग्राफ वाले वोल्टेज और करंट का ग्राफ होगा और वो उसने आपको दिया होगा। अच्छा, मैं फिलामेंट लैम्प का वोल्टेज और करंट का ग्राफ और करंट अगेंस्ट वोल्टेज का ग्राफ दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलामेंट लैम्प का वोल्टेज अगेंस्ट करंट का ग्राफ and the other one is current against voltage graph। ठीक है,
करंट अगेंस्ट वोल्टेज ग्राफ। तो ये एक ग्राफ आ गया और एक ये आ गया। अब हमें दोनों ड्रॉ करने हैं। वोल्टेज इज ऑन द वाई एक्सिस, करंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इसमें बेटा दूसरा ग्राफ है बेसिकली आई बी वाला। करंट इन एम्पेयर्स, वोल्टेज का यूनिट होता था वोल्ट। अब इसमें ना दो चीजें मैंने मतलब बतानी है। इसका जो ग्राफ है वो ये है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो हमें हमें रेजिस्टेंस बताता है। तो आपके पास जो फिलामेंट लैंप होता है ना, फिलामेंट लैंप की रेजिस्टेंस जैसे जैसे करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ती है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है दैट आल्सो इंक्रीजेस। और जो करंट अगेंस्ट, ठीक है, इसका जो ग्रेडियंट है दैट गिव्स अस रेजिस्टेंस। और इससे हमें ये पता चल रहा है ये यू शेप से कि इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। मैंने एरो मार्क किया अपवर्ड्स, इट मींस कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, करंट वोल्टेज में इसका जो ग्रेडियंट होता है वो 1/, रेजिस्टेंस देता है ना। ठीक है, तो इससे भी हमें यही पता चलेगा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है क्योंकि उसका ग्रेडियंट कम हो रहा है ना। इसलिए अगर ग्रेडियंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब है स्टिल बढ़ रही है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस? बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज टेम्परेचर विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ आ गई हमें। अच्छा बेटा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ग्राफ गिवन होगा और आपसे कहेगा कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट में उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप लेट्स से बेटा जिस पॉइंट में भी आपने उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, आप उस पॉइंट पे बस उसकी करंट और वोल्टेज की वैल्यू रीड कर लो। लेट्स से इस पॉइंट पे इसका करंट है 0.5 और वोल्टेज है 12। तो अगर इस पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, R इज इक्वल टू V/I। तो मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगी इसकी 24 ओम्स। तो आप इसकी डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ओके, अच्छा, now let's just talk about quickly अब हमने डायोड के बारे में भी मैं आपको बता दूं बेटा कि बेटा प्लीज मतलब इंशाल्लाह ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया आज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद डू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, आई शेयर द वर्कशीट्स विद यू एज वेल। कोई क्वेश्चंस होगा, कोई क्यूरीज होगी तो वी कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेसन एज वेल। ओके, सेम गोज फॉर द रेडियो एक्टिविटी एज वेल। रेडियो एक्टिविटी की भी आप लोगों ने क्लासेस ली थी, तो जो वर्कशीट है पास पेपर के क्वेश्चन करो और जो प्रॉब्लम होंगी वो आप डिस्कस कर लेना। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ डायोड। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डायोड? बेटा डायोड का पर्पस ये होता है टू कन्वर्ट AC टू DC। ओके, टू कन्वर्ट AC टू DC, तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द सिंबल फॉर अ डायोड? नाउ द सिंबल फॉर अ डायोड इज दिस। ये आपके पास एक सिंबल है, ये बेटा इसका पॉजिटिव जंक्शन होता है, इसको P कहते हैं, और ये N है। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव
junction. It stands for negative junction. Okay, negative junction. ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इस डायोड को बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो डायोड चलेगा, अदरवाइज डायोड विल नॉट वर्क. सो पॉजिटिव जंक्शन connected to positive terminal of the battery. Positive terminal of battery. और जो नेगेटिव जंक्शन है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, ये डायोड सिर्फ तभी ऑपरेट करेगा. ठीक है, अच्छा मैंने इधर ये ओके सॉरी, अच्छा खैर ये किया. अच्छा अब डायोड एसी को डीसी, ये तो ये सिंबल होता है, दिस इज अ डीसी सोर्स ऑलरेडी ना, ये तो डीसी सोर्स है ना. अच्छा अब मैं इसको एसी के साथ कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है. अब ये डायोड है, अब दिस इज द सिंबल ऑफ एन एसी, ये एसी सोर्स है. अब एसी सोर्स में बेटा ये आपके पास वेव है, ये है. ठीक है, ये एसी है, एसी सिग्नल ऐसे होता है ना. अच्छा लेट्स से बेटा एसी सिग्नल का अगर पॉजिटिव जाता है डायोड की तरफ तो डायोड डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव साइकिल को अलाउ कर देगा टू पास थ्रू. ठीक है, और नेगेटिव को ब्लॉक कर देगा. ठीक है, जैसे ही नेगेटिव जाएगा तो डायोड जो है वो चलना बंद होके तो रिवर्स फिर पॉजिटिव अलाउ करेगा और नेगेटिव को अलाउ नहीं करेगा. सो दिस इज हाउ बेसिकली अ डायोड वर्क्स. इट कन्वर्ट्स द एसी सिग्नल इनटू अ डीसी. ठीक है, ओके तो ये हमारे पास ये डायोड का हो गया. अच्छा now let's just quickly talk about few important things from the इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूलाज और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के फॉर्मूलाज भी हमें पता होने चाहिए. विल टॉक अबाउट दैट नाउ. ओके सो इलेक्ट्रिकल पावर में आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, मैं I'll summarize everything at the end. मतलब मैं एक दफा दोबारा I'll give you a recap of everything what we have discussed in the whole lesson. ठीक है, meanwhile किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज फील फ्री टू आस्क बेटा. अच्छा इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूलाज है, P इज इक्वल टू आई वी, ये आपने याद कर लेने, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर होगा. ओके, ये फॉर्मूलाज है पावर के. एनर्जी के तीन फॉर्मूलाज है, अगर आपको पावर के फॉर्मूला याद है उन्हीं फॉर्मूलाज को टी से मल्टीप्लाई कर दो टाइम से तो एनर्जी निकल आएगी. ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्मूलाज होंगे आई वी टी, आई स्क्वायर आर टी एंड द लास्ट वन इज वी स्क्वायर ओवर आर टी. अब जो ऊपर वाला फॉर्मूला होता है पावर और एनर्जी वाला बेटा, ये हम लोग सोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स मतलब कि बैटरी, सेल, पावर सप्लाई, अगर आपने उनकी पावर कैलकुलेट करनी है तो हम प्रेफरेबली विल यूज द अपर फॉर्मूलाज. हम यूज ही ऊपर वाले फॉर्मूलाज करते हैं. ये जो नीचे वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये हम यूज करेंगे बाकी के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए. जैसे किसी रेजिस्टर की निकालनी है
अगर आपने एलडीआर की निकालनी है, थर्मिस्टर के लिए इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है, हीटर की निकालनी है, मोटर डायोड किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ओके, सो ये दीज आर द इलेक्ट्रिकल पावर denoted with P and electrical energy is denoted with E. तो ये फॉर्मूलाज है. I stands for the current, V is the voltage, and R is the resistance, and T is the time. I current, V is voltage, ठीक है, R is the resistance, and T is basically the time. ओके, सो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जल्दी से अब हम देख लेते हैं, अभी तक हमने दोबारा क्या बात की. डायोड होता है, डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. डायोड का एक पॉजिटिव जंक्शन होता है और एक नेगेटिव होता है. जो पॉजिटिव होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव. AC में पॉजिटिव साइकिल पास करता है थ्रू द पॉजिटिव जंक्शन, अलाउ कर देता है उसे, पर जब नेगेटिव साइकिल को वो ब्लॉक कर देता है. दिस इज हाउ द डायोड कन्वर्ट्स द AC सिग्नल इनटू द DC सिग्नल. फिर इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला इज P is equals to IV, P is equals to I square R, P is equals to V square over R. ठीक है, और एनर्जी के फॉर्मूलाज है आई वी टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर ओवर आर टी. अब आपके पास जो नॉन ओमिक सब्सटेंस है, दे डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ क्या होता था कि वोल्टेज एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. ओमिक में क्या होगा कि वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट because the temperature and resistance is not constant. ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि वोल्टेज is not directly proportional to current as temperature and resistance is not constant. Temperature and resistance is not constant. ठीक है, फिर हमने ये देखा फिलामेंट लैम्प का जो वोल्टेज करंट का ग्राफ है वो ये यू शेप में होता है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. तो ये बताता है कि इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है. ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है एज वोल्टेज एंड करंट बोथ विल इंक्रीज. ठीक है, तो ये आपके पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ, करंट और वोल्टेज के लिए इसका अपसाइड न्यू वाला शेप का ग्राफ होता है. ठीक है, ओके, ये हमने नॉन ओमिक पोटेंशियल डिवाइडर के दो फॉर्मूलाज है. ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर मतलब दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, और दोनों के लिए अगर आपने वोल्टेज निकालनी है तो हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे. बाकी थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी. पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है. फ्यूज के बारे में मैं प्लीज मतलब बता देता हूँ, क्योंकि फ्यूज पे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे. ठीक है, फ्यूज का सिंबल क्या है, फ्यूज कहाँ कनेक्ट होगा, कैसे होगा. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. नो, ठीक है, मुझे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर देना. मैं आपको वहां से देख के आई रिस्पॉन्ड बैक टू यू. ओके, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी. अभी तुम्हारा मतलब रहता है, हाँ, कैपेसिटर के बारे में भी मैं बता दूं. कैपेसिटर का सिंबल आपके पास ये है, और इसका पर्पस होता है टू स्टोर चार्ज. दैट्स इट, टू स्टोर चार्ज. ठीक है, सो ये कैपेसिटर का बस सिंबल, और इसको आप मतलब बैटरी से कनेक्ट कर देते हो. Please explain why V2 is different from V1 in
पोटेंशियल डिवाइडर एंड थर्मिस्टर। मैं अभी आपको ये इसका भी जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ओके। सो बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर में और उसमें बस कैपेसिटर के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी है, इससे ज्यादा मतलब नेसेसरी नहीं है। मतलब 1 मार्क का सिंबल आ जाएगा, पर्पस पूछते हैं टू स्टोर चार्ज, और ये बेसिकली आपका ना फैंस वगैरह में लगा होता है, यूपीएस में लगा होता है कैपेसिटर। ठीक है, और यूपीएस में वो क्या करता है कि मतलब जब आपके पास लाइट आती है तो वो चार्जेस स्टोर कर लेता है, जब लाइट चली जाती है तो वो एज अ पावर सप्लाई एक्ट करके तो वो आपके वो चार्जेस को डिस्चार्ज कर देता है। तो ये आपका कैपेसिटर का काम है बेसिकली। ओके, सो नाउ द